नमस्कार दोस्तों, टाला ट्यूब में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड। थी शीला जी को पता नहीं था कि श्रीति कमरे के अंदर आए हैं। उन्हें लगा था कि कोई और आया है। शीला जी को काम करते हुए देखकर श्रीति धीमी आवाज में बोली, मैं हूँ मम्मी जी। शीला जी ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी श्रीति की तरफ देखा। उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। शीला जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो वापस अपना काम करने लगी थी। श्रीति उनके पास आई और उनके पैर छूते हुए बोली, प्रणाम मम्मी जी। शीला जी ने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही अपना काम करती रही। श्रीति एम को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह इतनी अच्छी और साफ दिल की लड़की थी कि वह सामने से बोली, मुझे पता है मम्मी जी, आप मुझे आशीर्वाद दे रही है। आखिर मैं आपकी बेटे की पत्नी हूँ, तो आप भी तो यही चाहेंगे कि आपके बेटे की उम्र बहुत लंबी हो, और इसलिए आपने मुझे यही कहा होगा कि सदा सौभाग्यवती भव। श्रीति की यह बात सीधा शीला जी के दिल में घुसी थी, लेकिन उन्होंने कोई भाव प्रकट नहीं किया और सख्ती से बोली, सही कहा तुमने, मेरे लिए मेरा बेटा सब कुछ है और मैं यही चाहूंगी कि उसकी उम्र बहुत लंबी हो, इसलिए तुम्हें यह आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। श्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और शीला जी बोली, सदा सौभाग्यवती भाव, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखो, उसकी हर इच्छा को पूरी कर। श्रीति ने हाँ कह दिया और खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। तभी शीला जी सख्ती से बोली, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, किचन में जाओ और सबसे पहले सबके लिए गाजर का हलवा बनाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, जरा मैं भी तो देखूं मेरा बेटा जिस लड़की को लाया है इस घर की बहू बनाकर उसे काम करना आता भी है या नहीं। श्रीति, ठीक है, मैं गाजर का हलवा बना लूंगी। और उसके साथ क्या बनाना है? शीला जी, उसके साथ जो तुम्हें ठीक लगे वो बनाओ, लेकिन कुछ ऐसा बनाना जो सबको पसंद आए, अपने अनुसार कुछ भी मत बनाना। श्रीति ने हाँ कह दिया और उस कमरे से बाहर चली गई और सीधा किचन के अंदर चली गई, जहां पहले से सर्वेंट्स खड़े हुए थे। श्रीति उनके पास आई और बोली, आप सबको गुड मॉर्निंग। सभी ने श्रीति सामने सिर झुकाया और उसे गुड मॉर्निंग कहा। श्रीति सबके साथ मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। उसकी बातों से सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस घर में कोई भी सर्वेंट्स के साथ अच्छे से पेश नहीं आता था। असीम तो किसी से बात भी नहीं करता था और शीला जी सबको डांटती ही रहती थी। श्रीति ही पहली ऐसी इंसान थी इस घर में जो सर्वेंट को भी इज्जत दे रही थी। श्रीति बोली, मुझे गाजर का हलवा बनाना है, इसलिए आप मुझे बता दीजिए कि सारा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी। श्रीति की बात सुनकर एक सर्वेंट अपने काम पर लग गया। श्रीति बाकियों से बोली, वैसे इस घर में क्या सब लोग आलू के पराठे खाते हैं नाश्ते में? सर्वेंट, आलू के पराठे कभी कभी खाते हैं, क्योंकि तेल वाला खाना किसी को पसंद नहीं है। श्रीति बोली, ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि सबके लिए वेजिटेबल सैंडविच और पनीर के पराठे बना देती हूँ, वो हेल्दी भी रहेंगे। सर्वेंट्स ने हाँ कह दिया और जो जो सामान श्रीति उनसे मांग रही थी वो सब ला कर दे रहे। उसने जल्दी नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। हाँ कह दिया और जो जो सामान से मांग रही थी वो सब लाकर दे रहे थे। श्रीति किचन में गाजर का हलवा बना रही थी और साइड में बाकी तैयारियां भी चल रही थी। श्रीति काम में बहुत मग्न हो चुकी थी। काम करते हुए उसके चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरे दिल से काम कर रही थी। गाजर का हलवा तो बन ही रहा था और उसने पनीर के पराठे की तैयारी भी शुरू कर दी। श्रीति ने सोचा कि उसे साथ में धनिया की चटनी भी बनानी चाहिए। श्रीति ने उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया। आसपास खड़े सर्वेंट उसकी छोटी मोटी मदद कर रहे थे, लेकिन बाकी सारा काम श्रीति खुद अपने हाथों से कर रही थी। उसे अपनी सास को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। गाजर का हलवा पकने को आया था और उसने अब पनीर के पराठे बनाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद असीम ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहनकर और अपने हाथ में लैपटॉप बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे आया और हॉल में आया तो उसने देखा वहां पर उसके पिताजी बैठे हुए थे और अखबार पढ़ रहे थे। असीम ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और वह दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग एरिया में चले गए। वह दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। कुछ ही देर में शीला जी भी अपने कमरे से बाहर आई और डाइनिंग टेबल के पास आई। उन्होंने देखा कि अभी तक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट नहीं आया था। उन्हें तो मौका ही चाहिए था श्रीति को सुनाने के लिए जो उन्हें मिल गया था। शीला जी किचन के अंदर गई तो उन्होंने देखा सब कुछ बन चुका था, बस श्रीति उन्हें सर्व भी कर रही थी। तभी शीला जी बोली, इतना टाइम लगाओगी तो घर के मर्द तो भूखे ही बाहर जाएंगे। श्रीति हड़बड़ा गई और बोली, ऐसा नहीं है मम्मी जी, बस सब कुछ तैयार हो गया है, मैं बाहर लेकर ही आ रही थी। शीला जी, आजकल की लड़कियां जुबान चलाने में बहुत एक्सपर्ट होती है, लगता है बहुत तेज जुबान है तुम्हारी, पर इसे अपनी सास के सामने थोड़ा धीमा ही रखना और जितना मैं कहूँ उतना ही करना। श्रीति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ठीक है। शीला जी को काफी घमंड महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह लड़की उनके आगे दब रही है। शीला जी अपने घमंड में चूर होकर किचन से बाहर आई और डाइनिंग टेबल के पास अपनी चेयर पर बैठ गई। असीम उनका चेहरा देखकर समझ गया था कि वो श्रीति को पक्का कुछ सुना कर आए हैं, लेकिन असीम ने अभी कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त था और सबका मूड भी अच्छा था।
कुछ ही देर में श्रुति सर्वेंट के साथ में ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आए। सभी सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट को टेबल पर सजा दिया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जिसे सूंघकर शीला जी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें तो अपनी तानाशाही दिखानी ही थी, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भी भावनाएं व्यक्त नहीं होने दी। खुशबू सूंघकर अमर जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो बोले, खुशबू तो काफी अच्छी है, अब देखते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है। फिलहाल असीम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो खामोशी से नाश्ते को देख रहा था। सर्वेंट ने सबको नाश्ता सर्व कर दिया। शीला जी बोली, सबसे पहले सब लोग गाजर का हलवा खाएंगे। श्रुति की यह पहली रसोई है और यह गाजर का हलवा आज का शगुन है, तो इसे टेस्ट करिए और बताइए कैसा बना है। अमर जी ने गाजर का हलवा चखा और कहा, बहुत स्वादिष्ट बना है, जैसी खुशबू थी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर बना है, शाबाश बेटा। अपने ससुर जी के मुंह से तारीफ सुनकर श्रुति को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराने लगी और असीम उसकी मुस्कान में खो गया। उस मासूम लड़की ने इतनी मेहनत की थी और उसे उसकी मेहनत के बदले तारीफ मिल गई। उस मासूम को तो यही चाहिए था। असीम उसकी निश्चल मुस्कान में खो गया था और उसे प्यार से देख रहा था। तभी श्रुति ने असीम के सामने देखा तो असीम ने अपनी नजरें फेर ली और वह भी गाजर के हलवे को खाने लगा। असीम मीठा थोड़ा कम ही खाता था, इसलिए उसने एक चम्मच ही खाया, लेकिन बदले में कुछ कहा नहीं। श्रुति उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती थी, लेकिन असीम ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह अपना जूस पीने लगा। श्रुति को बहुत बुरा लगा कि उसके पति ने ही उसकी तारीफ नहीं की थी और उसने तो गाजर का हलवा ज्यादा खाया भी नहीं था। श्रुति का चेहरा उतर गया और वह उदास हो गई। शीला जी ने गाजर के हलवे को टेस्ट किया, उन्हें भी काफी अच्छा लगा था, लेकिन तारीफ करना उन्हें शोभा नहीं देता था, इसलिए वो बोली, जी ठीक ठीक बना है, अगली बार और भी अच्छा बनाने की कोशिश करना। श्रुति के लिए इतनी तारीफ भी काफी थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी पहली कोशिश को आपने इतना सराहा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आगे से मैं और भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। श्रुति की मासूमियत और अच्छाई को देखकर असीम उसका दीवाना होता जा रहा था। ये लड़की सच में कितनी अच्छी है। उसकी मां ने उसकी तारीफ भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसने सब चीजों को दिल से स्वीकार किया और आगे और सुधारने की बात कही। श्रुति प्रतिदिन असीम के दिल पर राज करती जा रही थी और असीम उसका गुलाम बनता जा रहा था। श्रुति के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वो असीम के मुंह से भी अपनी तारीफ सुनना चाहती थी, जो कि असीम ने अभी तक नहीं किया था। असीम उदास हो गई और चुपचाप असीम को देखने लगी, जो सिर्फ जूस पी रहा था और फ्रूट खा रहा था। उसने पनीर के पराठे को तो देखा भी नहीं था। श्रुति को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके सास ससुर ने तो उसका बनाया हुआ नाश्ता किया, लेकिन उसका अपना पति हाथ तक नहीं लग रहा था उसके बने नाश्ते को। असीम जूस पीते हुए कातिल निगाहों से श्रुति के उतरे हुए चेहरे को देख रहा था। उसे पता था कि उसकी बीवी को बुरा लगा है, क्योंकि असीम ने उसकी तारीफ नहीं की और उसका बनाया हुआ पनीर का पराठा नहीं खाया और गाजर के हलवे की भी तारीफ नहीं की। असीम को बड़ा मजा आ रहा था श्रुति को इस तरीके से परेशान करते हुए। अमर जी ने श्रुति को चुपचाप खड़ा हुआ देखा तो वे बोले, बेटा तुम भी नाश्ता कर लो, हमारे यहाँ ऐसे रीति रिवाज नहीं है कि सबके खाने के बाद घर की बहू खाती है, हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, आओ बैठो। श्रुति ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और असीम के बगल वाली चेयर पर बैठ गई और नाश्ता शुरू कर दिया। आज उसने वो गलती नहीं की और आराम से खाना खाती रही, क्योंकि उसे भूखा नहीं रहना था। असीम उसे प्यार से नाश्ता करते हुए देख रहा था। उसे पता था कि उसकी बीवी अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसके अपने पति ने उसकी तारीफ नहीं की। कुछ देर बाद उन सभी ने नाश्ता कर लिया। अमर जी और असीम कंपनी के लिए निकलने लगे। वो दोनों बाहर आ गए और श्रुति अभी भी असीम को जाते हुए देख रही थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा हो। श्रुति को इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन जब असीम उसके पास होता है तो उसे फिर भी अपनापन महसूस होता है। लेकिन अब असीम कंपनी में जा रहा था और वह शाम तक वापस आने वाला था। तब तक श्रुति इस घर में कैसे रहेगी और क्या करेगी? श्रुति को न जाने क्या हुआ, वो उसके पीछे पीछे चलने लगी और घर से बाहर निकल गई। असीम को एहसास हो गया था कि श्रुति उसके पीछे पीछे आ रही थी। असीम अचानक से पीछे मुड़ा तो श्रुति रुक गई और उसे देखने लगी। असीम भी अपनी तेज और जुनूनी निगाहों से उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खामोशी से देख रहे थे। दोनों का दिल कर रहा था कि वह झट से एक दूसरे के गले लग जाए, लेकिन वह ऐसा कर नहीं रहे थे। अमर जी ने असीम को देखा तो ड्राइवर से कहा, तुम चलो कंपनी के लिए, वो दूसरी गाड़ी में आ जाएगा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अमर जी वहां से चले गए। असीम आगे बढ़ने लगा और श्रुति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। श्रुति ने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया, उसका दिल धक धक कर रहा था। असीम उसके करीब आ रहा था। असीम सच्ची शिद्दत से श्रुति की आंखों में देखता हुआ उसके करीब बढ़ रहा था। आज श्रुति पीछे भी नहीं हट रही थी, वो इसी तरह अपनी जगह पर खड़ी थी और असीम की आंखों में देख रही थी, जहां उसे शिद्दत और जुनून दिखाई दे रही थी। असीम उसके एकदम करीब आ गया। उसने अपने हाथ से श्रुति के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। असीम अपने लैपटॉप के बैग को नीचे रख दिया और श्रुति को अपने सीने से लगा लिया। असीम की बाहों में आकर श्रुति को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने हिम्मत की और अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसने भी असीम की पीठ को पकड़ लिया। वह दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे, एक दूसरे को बेहद करीब से महसूस कर रहे थे। दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा
कुछ देर यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद श्रुति अपने होश में वापस आई और वह असीम से दूर हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। असीम के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने श्रुति के माथे पर हाथ रखा और शिद्दत से बोला, धीरे धीरे कदम बढ़ाना होगा मेरी तरफ, तभी हमारे बीच में सब कुछ ठीक होगा। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति दिल और जोर से धड़कने लगा। वो असीम की बातों का मतलब समझ रही थी। उसने असीम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और पलट गई और उसके सामने पीठ करके खड़ी हो गई। असीम की मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपने लैपटॉप बैग को उठाया और बोला, शाम को मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखना और रोना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि अब तुम्हारे चेहरे पर आंसू की जगह मुस्कान ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा असीम ठाकुर का मानना है और जो असीम ठाकुर मानता है वो एकदम सही साबित होता है। स्माइल विद हॉर्न्स। असीम की बात सुनकर श्रुति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान असीम को दिख नहीं रही थी। असीम ने उसे प्यार से देखा और गाड़ी में बैठकर अपनी कंपनी के लिए निकल गया। उसके जाते ही श्रुति ने चैन की सांस ली और बोली, श्रुति, तू पागल है क्या जो इस आदमी की तरफ आकर्षित हो रही है, जबकि तुझे पता है कि इस आदमी ने तेरे साथ क्या किया था और तुझे मजबूर करके यहाँ लेकर आया था। भूल मत और इस इंसान से अपनी दूरी कायम रख। श्रुति अपने आप को झूठा दिलासा दे रही थी। अंदर ही अंदर वो असीम के प्रति आकर्षित हो चुकी थी और अब वो उसके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन वो सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। असीम गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके दिमाग के आगे श्रुति का चेहरा घूम रहा था। आज श्रुति ने भी उसे गले लगाया था और उसका पूरा साथ दिया था। असीम को बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को और भी बेहतर बनाना चाहता था। उसे उस दिन का इंतजार था जब श्रुति उसे पूरे तरीके से स्वीकार कर लेगी। उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। श्रुति की तरफ से भी कदम आगे बढ़ चुके थे और असीम तो उससे प्यार करता ही था। धीरे धीरे इन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ाने वाली थी, लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी जिंदगी में कई तूफान आएंगे जो इन दोनों को हिलाकर रख देंगे। लेकिन उन तूफानों के बीच में भी इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा रहना होगा, ताकि वो तूफान उनके मजबूत रिश्ते को हिला भी ना पाए। आगे आने वाली जिंदगी में कई कठिनाइयां और परीक्षा होने वाली थी, लेकिन प्यार के आगे ये सब कुछ भी मायने नहीं रखते। वही प्यारा असीम और श्रुति के बीच में उभरने वाला था, जो इस दुनिया में सबसे जुनून और शिद्दत से भरा हुआ होने वाला। असीम तो कंपनी जा चुका था और श्रुति पीछे अकेली पड़ चुकी थी। उसने मुड़कर उस बड़े से बंगले को देखा और मायूस होकर बोली, मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। मेरा यहाँ पर मन भी नहीं लग रहा है। सब कुछ अनजाना सा है। अपनेपन की फीलिंग भी नहीं आ रही है। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। असीम भी मुझे छोड़कर कंपनी चले गए। उन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। श्रुति अपने ख्यालों में गुम थी। तभी शीला की बाहर आई और रौब से बोली, घर की बहू हो, बाहर क्या कर रही हो, अंदर आओ और जो मैं तुम्हें कहती हूँ उसे सुनो। अपनी सास की आवाज सुनकर श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आई और वह हड़बड़ा गई थी, क्योंकि शीला जी काफी जोर से बोली थी। श्रुति ने हाँ में सिर हिला दिया और अंदर चली गई। शीला जी भी हॉल में आकर सोफे पर किसी रानी की तरह बैठ गई और श्रुति उनके सामने खड़ी थी। शीला जी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, अमर जी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूं और तुम्हें एक जिम्मेदार बहू बना दूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में इस घर की बहू बनना चाहती हो या किसी गलत इरादे से इस घर में आए हो? शीला जी की बात सुनकर श्रुति हैरान रह गई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मेरा कोई इरादा नहीं है। बस आपकी बेटे ने मुझसे शादी कर ली और वह मुझे यहाँ लेकर आ गए, यही सच्चाई है मेरी जिंदगी की। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि चाहे कोई भी रिश्ता जबरदस्ती ही क्यों ना बना हो, लेकिन उस रिश्ते को अपनी सच्ची शिद्दत से निभाना पड़ता है। तो बस मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी और जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उन्हें पूरी निष्ठा से पूर्ण करूंगी। श्रुति की बात सुनकर शीला जी को काफी अच्छा लग रहा था। शीला जी उसकी एक एक शब्द को नोट कर रही थी। हालांकि वो दिखा नहीं रही थी कि श्रुति काफी अच्छे जवाब दे रही है। शीला जी ने हाँ कहा और सख्ती से बोली, ठीक है, वैसे बातें तो तुम काफी बड़ी करती हो, अब देखते हैं कि जिम्मेदारियां किस तरह से निभाती हो। शीला जी अपनी जगह से खड़ी हुई और श्रुति को अपने साथ कमरे में ले जाने लगी। वो दोनों शीला जी के कमरे में आए। शीला जी ने अपनी अलमारी खोली और उसमें लॉकर को भी खोल दिया और श्रुति को दिखाया। लॉकर में बहुत सारे गहने और बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। श्रुति बस देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसे किसी तरह का कोई लालच ही नहीं था। शीला जी उसे वह गहने और पैसे दिखाते हुए बोली, ये सब हमारी मेहनत की कमाई है, जो अमर जी और असीम की मेहनत से हमें हासिल हुआ है। इनका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि घर में बहुत से नौकर हैं। इसके अलावा चोरी का भी डर बना रहता है। हालांकि बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी है, गार्ड्स भी है, लेकिन फिर भी घर वालों को भी जिम्मेदार बनना पड़ता है। मैं तुम्हें मेरी अलमारी की चाबी देता हूँ, जिसे तुम्हें संभाल कर रखना होगा और कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शीला जी की बात सुनकर श्रुति घबरा गई और बोली, मम्मी जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दीजिए। मैं आपकी अलमारी को नहीं संभाल पाऊंगी, इसके अंदर बहुत गहने और पैसे पड़े हैं। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आप मुझे कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं उसे अच्छे से निभा लूंगी। शीला जी साफ साफ श्रुति ईमानदारी को देख पा रही थी। इस लड़की के अंदर कोई लालच ही नहीं है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो वह झट से चाबी ले लेती और इस जिम्मेदारी को भी उठा लेती, लेकिन श्रुति तो डर रही थी। शीला जी लॉकर को देखा और कहा,
डर क्यों रही हो, मैंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तो तुम भी अब इस घर में शादी करके आई हो, यहाँ की नई बहू हो तो तुम्हें भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। श्रुति परेशान होकर बोली, मम्मी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैंने कभी लॉकर्स वगैरह का ध्यान नहीं रखा है। शीला जी, तुम्हें यही तकलीफ है ना कि तुम बार बार मेरे कमरे में नहीं आ सकती, चलो ठीक है, ये जितनी भी गहने और पैसे हैं इन्हें तुम्हारे और असीम के कमरे में रखवा दिया जाएगा और वहां की अलमारी के लॉकर में ये कैद रहेंगे और तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा और तुम मेरी इस बात को नहीं टाल सकती वरना इसे मैं गलत मानती हूँ। श्रुति मजबूरी में क्या कर सकती थी, उसने हाँ कह दिया। शीला जी ने उस लॉकर में से एक गहने का बॉक्स निकाला और उसे खोलकर श्रुति को दिखाते हुए बोली, यह असीम के दादी की सास का हार है, यानी कि मेरी सास की सास का हार है, इसे हम खानदानी हार मानते हैं जिसे घर की नई बहू को पहनाया जाता है। शादी के बाद पूरे 1 महीने तक तो तुम्हें भी इस हार को पहनना होगा और इसका पूरा ख्याल भी रखना होगा। श्रुति उस हार को देखने लगे जो बहुत बड़ा था और शुद्ध सोने का था। श्रुति उसे देखकर मन में बोली, इसे पहनूंगी तो मेरे गले में खुजली स्टार्ट हो जाएगी। हे भगवान, इतना बड़ा हार पहन के कैसे घूम लूंगी मैं। शीला जी, पहनना पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। श्रुति ने हाँ कह दिया। शीला जी हार को लिया, उसे श्रुति के गले में डाल दिया और उसे पहना दिया। श्रुति उस हार को देखने लगी जो वाकई में बहुत खूबसूरत था लेकिन बहुत भारी भी था। शीला जी ने उसे को सोने के कंगन भी पहना दिए जिसमें हीरे जड़े हुए थे। शीला जी श्रुति को देखने लगी, लड़की सच में बहुत खूबसूरत है और इन गहनों ने तो इसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन शीला जी ने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि सीधी को इन गहनों का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि यह गहने बहुत कीमती है, करोड़ों की अमानत है ये गहने। श्रुति ने जिम्मेदारी तो ले ली थी लेकिन वो खुद घबरा रही थी। कुछ देर बाद इन गहनों को और पैसों को श्रुति की अलमारी के लॉकर में रखवा दिया गया और लॉक करके चाबी श्रुति को सौंप दी गई। कुछ देर बाद शीला जी फिर से हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी और श्रुति उनके सामने खड़ी थी। शीला जी ने गहरी सांस ली और कहा, वैसे तो दोपहर का खाना यहाँ से नौकर लेकर जाते हैं, लेकिन आज तुम लेकर जाओगे अपने पति के लिए, अमर जी के लिए खाना नौकर लेकर जाएंगे। श्रुति ने हाँ कह दिया। शीला जी बोली, सही से अपने पति को खाना खिलाओगे, वो भूखा नहीं रहना चाहिए क्योंकि असीम इस पूरे खानदान का इकलौता चिराग है, उसका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। शीला जी ने सर्वेंट से कहकर असीम के लिए टिफिन रेडी करवा दिया और सर्वेंट ने टिफिन श्रुति के हाथ में थमा दिया। श्रुति टिफिन लेकर कंपनी के लिए निकल गई। वो कार में बैठी हुई थी और काफी घबरा रही थी। उसकी 2 वजह थी, पहली तो ये कि वह फिर से असीम का सामना करने वाली थी और असीम जिस नजरों से श्रुति को देखता था वह रोंगटे खड़ी करने वाली थी। दूसरी वजह ये थी कि वो पहली बार कंपनी जा रही थी, उसे पता नहीं था कि वहां पर उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, किस तरह के वहां पर लोग होंगे और वह किस तरह से श्रुति को देखेंगे। श्रुति खामोशी से कार में बैठी हुई थी और अपने फोन को देख रही थी जो उसे असीम ने दिया था। श्रुति के दिमाग में आइडिया आया, उसे अपने माता पिता का नंबर याद था, उसने अपने फोन में अपने माता पिता का नंबर सेव कर लिया और बाद में उनसे बात करने के बारे में सोचा, लेकिन इस बारे में असीम को बिल्कुल भी बताने वाली नहीं थी कि उसे पता था कि असीम को ये सब पसंद नहीं आएगा। श्रुति को बहुत खुशी मिल रही थी, अब वो अपने पापा से मम्मी से बात कर सकती थी। कुछ देर बाद ही उसकी कार एक हाई क्लास एरिया में पहुंच गई जहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग उसे दूर से दिखाई दे रही थी जो काफी आलीशान थी। श्रुति उस बिल्डिंग को देख रही थी और उनकी कार एक बड़े से दरवाजे से होती हुई अंदर घुस गई जिस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था ठाकुर इंडस्ट्रीज। श्रुति समझ गई थी कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई है। कार पार्किंग के एरिया में रुकी। गार्ड ने दरवाजा खोला तो श्रुति टिफिन लेकर बाहर आई, लेकिन गार्ड ने उसके हाथ से टिफिन ले लिया और श्रुति को सम्मान के साथ आगे के जाने के वो उसके साथ चलने लगी। श्रुति बिल्डिंग के अंदर आई तो सभी कर्मचारियों उसे घूरने लगे। धीरे धीरे सबको समझ में आया कि यह तो उनकी नई लेडी बॉस है, यानी कि मिस्टर असीम ठाकुर की वाइफ है। श्रुति को देखकर लग भी रहा था कि वो कोई बहुत बड़े घराने की बहू है। सब ने श्रुति को ग्रीट किया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। श्रुति ने भी सबको मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा और आगे बढ़ने लगी। वो दोनों आगे बढ़े और लिफ्ट के सामने जाकर खड़े हो गए। गार्ड ने असीम के फ्लो का बटन प्रेस किया और वह दोनों लिफ्ट के अंदर घुस गए और सीधा असीम के फ्लो की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों लिफ्ट से बाहर आए और श्रुति उस पूरी बिल्डिंग को देख रही थी जो काफी आलीशान थी और बेहद खूबसूरत थी। उसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी थे जो पूरी लगन से अपना काम कर रहे थे। श्रुति और गार्ड आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑफिस आया जो पूरा कांच की दीवार से ढका हुआ था और बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सीईओ असीम ठाकुर। उस नाम को पढ़ते श्रुति के रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिल धड़कने लगा। उसे वही खूबसूरत एहसास होने लगे जो असीम की करीबी से उसको हमेशा होते हैं। आज अनजाने में ही श्रुति के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी जो बेशक असीम की वजह से थी। श्रुति वहीं खड़ी रही, तभी गार्ड बोला, आगे आइए मैडम, सर अंदर ही है। श्रुति, पहले आप जाए ना अंदर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं पहली बार आई हूं ना इसलिए। गार्ड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ऑफिस का दरवाजा नॉक किया तो अंदर से वही रौबदार और आकर्षक आवाज आई की कम इन फायर। इस आवाज को सुनकर श्रुति ने अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया।
गार्ड ने केबिन का दरवाजा खोला और श्रुति को अंदर आने के लिए कहा। वो हिम्मत करते हुए अंदर जाने लगी और अंदर आ गई। गार्ड भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। श्रुति ने देखा कि उसके सामने एक आदमी पीठ करके खड़ा था और अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था और खिड़की से बाहर पूरे दिल्ली शहर को देख रहा था। श्रुति उस आदमी को पहचान गई थी, ये उसका पति है असीम ठाकुर। गार्ड ने टिफिन बॉक्स को सोफे के सामने वाले टेबल पर रख दिया और केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही श्रुति काफी असहज महसूस करने लगी हो, क्योंकि अब वो असीम के साथ अकेली थी। श्रुति चुपचाप खड़ी हुई थी और असीम को देख रही थी, जो अभी भी फोन पर बात कर रहा था। सच में कितना हैंडसम इंसान है वो, और कितने आकर्षक तरीके से वो फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज कितनी आकर्षक है कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। श्रुति चुपचाप खड़ी थी। कुछ देर बाद असीम ने अपना फोन कट किया और दिल्ली की सड़कों को देखते हुए आकर्षक तरीके से बोला, सच कहा है किसी ने, अगर किसी को सच्ची शिद्दत से चाहो तो इंसान तुम्हारे सामने मौजूद हो जाता है। ठीक वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। मैंने जिसे चाहा वो मेरे सामने तो नहीं, लेकिन पीछे जरूर खड़ी है। फायर स्माइल विद हॉर्न्स। असीम की बात सुनकर श्रुति के गाल लाल हो गए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को वापस छुपा दिया और चुपचाप असीम को देखने लगी। असीम सीधी की तरफ मुड़ा और अपनी खूबसूरत बीवी को देखने लगा, जो इस वक्त बेमिसाल लग रही थी। उसने गहने पहने हुए थे जिनमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। असीम तो श्रुति को देखता ही रह गया, उसकी आंखों में नशा छाने लगा। असीम श्रुति की खूबसूरती का कायल हो रहा था। श्रुति उसकी नजरों को भाप पा रही थी। जिस तरह से वो श्रुति को देख रहा था, उसके इरादे उसे साफ साफ समझ में आ रहे थे। असीम ने बेहद आकर्षक तरीके से अपनी दाढ़ी को मसला और श्रुति की तरफ बढ़ने लगा। असीम को अपने करीब आते हुए देखकर श्रुति घबराने लगी और अपने कदम पीछे लेने लगी। श्रुति की ऐसी हरकतें देखकर असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो और तेजी से श्रुति की तरफ बढ़ने लगा। श्रुति जैसे ही केबिन के दरवाजे के पास पहुंची, तभी असीम ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। श्रुति सीधा असीम के सीने से टकरा गई और असीम की थोड़ी सी श्रुति के माथे में लग गई, जिससे उसको दर्द होने लगा और वह दर्द से कराह उठी और बोली, मेरी कमर क्यों पकड़ लेते, बार बार मेरे माथे में लग जाती है। देखो अब तक तो निशान भी बन गया होगा। श्रुति की बात सुनकर असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने श्रुति के माथे पर हाथ रखा और बोला, फिलहाल तो मैंने तुम्हें ऐसा कोई निशान नहीं दिया है, लेकिन तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हें मेरी तरफ से बहुत से निशान मिलने वाले। स्माइल विद हॉर्न्स। असीम की बातों का मतलब समझकर श्रुति अंदर तक हिल गई। हया की लाली उसके चेहरे पर छाने लगी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि असीम से नजरें मिला पाए। वहीं असीम उसकी टमाटर जैसे लाल हुए चेहरे को देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से श्रुति की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे खुद से सटा लिया। उन दोनों के बीच में बहुत कम फासला था। दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहे थे। असीम से आती महक श्रुति को बेहद आकर्षित कर रही थी। श्रुति असीम को खुद से दूर करने लगी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर अब असीम को गुस्सा आ रहा था। असीम जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता था, तब श्रुति उसे खुद से दूर कर देती थी। यह गलत था। असीम का हक बनता है अपनी बीवी पर, हालांकि वो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन फिर भी श्रुति समझती नहीं है और उसे खुद से दूर कर देती है। असीम के चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उसने सिटी की कमर को जोर से दबाया और गुस्से से बोला, यह क्या तरीका है? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं कोई गैर मर्द हूँ जो तुम इस तरीके से मुझे खुद से दूर कर देती हो? मैंने अभी तक अपना कोई भी हक तुम्हारे ऊपर नहीं जताया है। पति हूँ तुम्हारा, अगर चाहूँ तो तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारी सहमति भी चाहता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ बेरुखी दिखाओ। पाउटिंग। असीम के गुस्से को देखकर श्रुति का चेहरा उतर गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और मायूस हो गई। अब वो असीम से दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन वो उदास हो गई थी। उसके उदास चेहरे को देखकर असीम ने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, असीम ठाकुर, तुम बार बार यह क्यों भूल जाते हो कि यह लड़की कोई आम नहीं है, बेहद खास है। इसके साथ गुस्सा नहीं कर सकता, इसे अपने प्यार से हासिल करना होगा। इस तरह तो यह मुझसे दूर चली जाएगी। असीम ने अपनी आंखें खोली और शांति से लेकिन आकर्षक आवाज में बोला, देखो लड़की, तुमसे मैंने शादी की है, कोई सौदा नहीं किया। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। क्या तुम हो मेरी बीवी? और तुम्हें अपनी बीवी होने के सारे हक भी देता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना पति होने का हक नहीं दे रही हो, जो कि गलत है। श्रुति ने असीम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करने लगी। असीम को बहुत बुरा लग रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को रोक रहा था, लेकिन श्रुति उसे बार बार मजबूर कर रही थी कि वो गुस्सा करे। असीम ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, लड़की, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुमसे बात करता हूं तो तुम जवाब नहीं देती हो, और जब गुस्से से बात करता हूं तो तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाता है। कोई इंसान तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आए, इतना तुम बता सकती हो या नहीं? पाउटिंग। श्रुति ने शिकायती लहजे से असीम की तरफ देखा और बोली, पहली बात तो ये कि मेरे माता पिता ने मुझे भी एक नाम दिया है, आप मुझे उसी नाम से पुकारिए। ये लड़की लड़की क्या होता है? असीम, ठीक है, दूसरी बात क्या है बताओ? श्रुति, दूसरी बात यह है कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है। मैंने अपनी मर्जी से आपके साथ शादी नहीं की, तो मैं आपको कैसे अपना लूं और कैसे आपको वो सारे हक दे दूं जो एक पति को होते हैं अपनी पत्नी के ऊपर?
श्रुति की बात सुनकर असीम को काफी बुरा लग रहा था। उसे एहसास हो गया था कि लड़की को मनाना इतना आसान नहीं होगा। असीम को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उसे श्रुति का प्यार हासिल होगा। श्रुति असीम को घूर रही थी, तभी असीम ने उसे छोड़ दिया और वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपनी फाइल से रीड करने लगा। असीम का ऐसा करना श्रुति को अच्छा नहीं लगा था। असीम ने उसे बिना कुछ कहे बिना उस पर गुस्सा किया उसे छोड़ क्यों दिया, जबकि असीम तो इतनी आसानी से श्रुति को छोड़ता भी नहीं था। वो हैरानी से असीम की तरफ देख रही थी जो अपने काम में व्यस्त था। श्रुति चाहती थी कि असीम उससे बात करे, उसके साथ कुछ करे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। श्रुति से ये हजम नहीं हो रहा था और वो असीम के टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई और मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। असीम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी फाइल को रीड करता रहा। श्रुति को गुस्सा आने लगा। वह तेज तेज सांस लेने लगी और बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो मुझे अनजान जगह पर लेकर आ गए और अब आप ही मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं रहूंगी कैसे? आपको पता है ना, मेरे लिए आप ही जाने पहचाने हो। श्रुति की यह बात असीम को बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भावना ही नहीं आने दी और अपनी फाइल में साइन करते हुए सख्ती से बोला, देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप घर चली जाओ। वहां पर तुम्हें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, वरना फिर तुम मुझसे शिकायत करोगी कि मैंने तुम्हारी कमर पकड़ ली। फायर। असीम का ताना सुनकर श्रुति ने मुंह बनाया और उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसके हाथ से फाइल छीन ली। असीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दूसरी फाइल ले ली और उसको रीड करने लगा। श्रुति ने वो दूसरी फाइल भी उसके हाथ से ले ली। असीम को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने लैपटॉप को ऑन किया और उस पर अपनी ईमेल चेक करने लगा। श्रुति को गुस्सा आ रहा था। असीम उसे अच्छा खासा इग्नोर कर रहा था। श्रुति असीम के पास आई और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और बेचैनी से बोली, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको इग्नोर करूंगी क्योंकि आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, ना कि मैं आपसे की है, और आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। श्रुति की बात सुनकर असीम के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने श्रुति का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और आराम से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। श्रुति ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया और शिकायती लहजे से उसे देखने लगी। असीम ने उसके बालों को ठीक किया और अपने आकर्षक आवाज में बोला, तुम वो छोटा बच्चा हो जिससे अपनी जिद पूरी भी करनी है लेकिन किसी का एहसान भी नहीं लेना है, लेकिन मुझे ये छोटा बच्चा बड़ा पसंद है। इसे जिंदगी भर संभाल कर रख लूंगा और कोशिश करूंगा कि इसकी हर जिद को पूरी करूं। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। फिर से उसके प्यारे से गाल लाल हो गए थे। असीम उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना होता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपनी बढ़ती हुई भावनाओं को रोक पा रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? श्रुति, अरे मुझे तो अब याद आया, दरअसल मम्मी जी ने आपके लिए लंच भेजा है। असीम हैरानी से बोला, तुम क्यों लेकर आए हो? सर्वेंट्स भी ला सकते थे। श्रुति, मम्मी जी का कहना है कि आज मुझे आपके लिए लंच लाना है, इसलिए मैं लेकर आ गई और कल से सर्वेंट्स आएंगे, मैं नहीं आऊंगी। असीम जुनून से बोला, तुम्हें आना पड़ेगा हर रोज मेरे लिए लंच लेकर, सिर्फ तुम आओगी, और अगर तुम मेरा लंच लेकर नहीं आए तो वादा करता हूं मैं लंच करूंगा ही नहीं, भूखा रहूंगा। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति परेशान हो गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे अभी छोटा बच्चा कहा, लेकिन जिद तो आप कर रहे हैं। मैं रोज नहीं आ सकती, मुझे मम्मी जी ने मना किया है और आपके घर के कुछ नियम और कानून हैं जिन्हें मुझे फॉलो करना होगा। असीम, मैं कह रहा हूं ना कि तुम मेरा लंच लेकर आओगी तो बस यही होगा, और जो मैंने कहा है उसे याद रखना। मैं सच में कुछ नहीं खाऊंगा अगर तुम नहीं आए तो। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक तरफ उसका पति था तो दूसरी तरफ उसकी सास, पता नहीं आगे क्या होने वाला था। श्रुति अपने ख्यालों में गुम थी। तभी असीम उसे अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। दंग रह गई और उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन असीम ने उसे छोड़ा नहीं और उसे लेकर सोफे के पास आया और उसने आराम से सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। असीम ने श्रुति को टिफिन खोलने का इशारा किया। उसने टिफिन खोला और प्लेट में असीम को खाना सर्व कर दिया और वापस इशारा करते हुए बोली, अब खा लो, मुझे जल्दी घर जाना है। असीम श्रुति को देख रहा था और खाने का एक एक निवाला ले रहा था। श्रुति से उसकी आकर्षक और जुनूनी नजरें सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपनी नजरें चुरा रही थी। कुछ देर बाद असीम ने अपना लंच कर लिया था और उसने जबरदस्ती श्रुति को भी खाना खिला दिया था। श्रुति टिफिन लेकर वापस घर के लिए निकलने लगी, तभी असीम ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने इस बार श्रुति को अपनी बाहों में नहीं खींचा। श्रुति ने पलटकर असीम की तरफ देखा तो असीम ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, मेरा इंतजार करना, बहुत जल्दी आऊंगा मैं। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो फटाफट वहां से भाग गई। उसे भागते हुए देखकर असीम के भी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसके ऊपर श्रुति का जुनून सवार हो रहा था। श्रुति बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आई जहां गार्ड उसका इंतजार कर रहा था। उसको आते हुए देखकर गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और श्रुति गाड़ी के अंदर बैठ गई और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठाकुर इंडस्ट्री से बाहर निकल गई और अब हाईवे पर चल रही थी। श्रुति ने अपना फोन निकाला और उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। साधना जी ने अपने फोन पर अनजान नंबर देखा तो काफी हैरान हो गई, लेकिन उनके दिल ने उनसे कहा कि यह नंबर पक्का श्रुति का ही होगा। पता नहीं क्यों एक मां को ऐसे एहसास हो रहे थे। साधना जी ने तुरंत कॉल अटेंड कर लिया तो सामने से उनकी प्यारी सी बेटी बोली, कैसी हो मम्मी आप?
आप लोग तो मुझे भूल ही गए, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। श्रुति की आवाज सुनकर साधना जी को बहुत अच्छा लगा, उनकी आंखें भर आई और वो भावुक होते हुए बोली, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, तुझे तो हम बहुत याद करते हैं, मैं तो रात भर रोती हूँ तेरे लिए, पर चाहकर भी तुझसे मिल नहीं पा रहे हैं, कैसी मजबूरी ला दी है तुम्हारे पिता ने हम सबकी जिंदगी में। श्रुति भी भावुक हो गई और बोली, पापा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन देखो ना मेरे साथ क्या हो गया, एक अनचाहे रिश्ते में बंध गई हूँ मैं, अनजान लोगों के बीच में रहती हूँ, उनके अनुसार चलती हूँ। पेंसिव फेस। श्रुति की बात सुनकर साधना जी ने मायूसी में अपनी नजर झुका दी और उदास होते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने जो किया वो जिंदगी में कभी भूलने लायक नहीं है, उन्होंने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उनकी भी मजबूरी हमें समझनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम सड़क पर आ जाते। श्रुति, कोई बात नहीं माँ, मैं यही सोचूंगी कि मैंने आप सबकी खुशी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रही हूँ, जो मेरा ससुराल है उनके अनुसार ढलने की कोशिश कर रही हूँ, नए रिश्तों को निभाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, इन सब के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। साधना जी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, तुम्हें हर तरह की खुशी मिले, दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बनो और उनसे भी पहले एक अच्छी बहू बनो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। श्रुति ने हाँ कह दिया और फोन रखने के लिए कहा तो साधना जी बोली, श्रुति मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेटा, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, तुम्हारा छोटा भाई बहुत याद करता है तुम्हें, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सोचा एक बार तुम उससे मिलो तो उसे अच्छा लगेगा। श्रुति परेशानी से बोली, माँ मैं आपसे मिल तो लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बिना पूछे नहीं आ सकती, आपसे मिलने के लिए मुझे मेरे ससुराल वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वे हाँ कहेंगे तो ही मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। साधना जी, तो तुम अपनी सास से बात करो और उन्हें कहो कि तुम अपनी माँ से और भाई से मिलना चाहती हो, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर हाँ कह देगी। श्रुति ने हाँ कह दिया और फोन रख दिया। उसने गहरी सांस ली और बोली, आपको नहीं पता है कि मेरी सास का स्वभाव कैसा है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा ये सब, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूंगी और उनसे बात करूंगी। कुछ देर बाद श्रुति ठाकुर विला पहुंच गई और गाड़ी से बाहर आ गई। जैसे ही वो बंगले के अंदर आए तभी हॉल में सोफे पर बैठी हुई शीला जी अपनी रौबदार आवाज में बोली, आने में काफी देर हो गई, तुम्हें कंपनी ही गई थी या कहीं तुम अपने मायके तो नहीं गई थी? श्रुति, नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीधा कंपनी गई थी और कुछ देर वहां पर रुकी, उसके बाद सीधा घर पर आई हूँ, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं गई। शीला जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुमने जो गहने पहने हुए हैं ये बहुत कीमती है, शायद तुमने ये सब पहले देखा नहीं होगा और अब पहली बार देख रही हो, तो कह देती हूँ कि इनका ख्याल रखना, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्रुति ने हाँ कह दिया। शीला जी फिर से बोली, लॉकर की चाबी भी संभाल कर रखना, कहीं रखकर भूल मत जाना। श्रुति ने हाँ कह दिया और बोली, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? शीला जी ने हमें अपनी गर्दन हिला दी थी और श्रुति अपनी मीठी आवाज में बोली, मम्मी जी मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, वे मुझे बहुत याद कर रही है और मेरा छोटा भाई बीमार है, एक बार मैं उन दोनों से मिलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उनसे मिलकर आ जाऊंगी। श्रुति की बात शीला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वे सख्ती के साथ बोली, अभी तुम्हारी नई घर गृहस्थी शुरू हुई ही है, एक दिन भी नहीं हुआ है तुम्हारी शादी को और तुम्हें मायके जाना है। देखो श्रुति, मायके के प्रति इतना मोह रखना सही नहीं होता, इन चक्करों में तुम अपनी ससुराल के प्रति जो जिम्मेदारी है उन्हें निभा नहीं पाओगी। श्रुति, मैं अपनी हर जिम्मेदारी को शिद्दत से निभाऊंगी, यह मेरा आपसे वादा है, आप बस मुझे एक बार अपने मायके जाने की परमिशन दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं 2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी। शीला जी, नहीं है परमिशन और फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ दिन बाद चली जाना। इतना कहकर शीला जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने कमरे के अंदर चले गए। श्रुति को बहुत बुरा लग रहा था, उसे अपनी माँ और भाई से मिलना था, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया था, अब वह क्या करे, कैसे मिले उन दोनों से। श्रुति उदास होकर अपने कमरे के अंदर चली गई। सिन्हा ग्रुप इंडिया की एक और जानी मानी कंपनी, जिसका बिजनेस भी इंडिया में काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिलहाल काफी वक्त से इनके बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह थी ठाकुर इंडस्ट्रीज यानी कि असीम ठाकुर। असीम ठाकुर एक बहुत खतरनाक बिल्डर था, जिसने अपने बिजनेस को इस हद तक पूरे इंडिया में यहाँ तक कि विदेश में भी फैला दिया था कि सिन्हा ग्रुप को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। कोई भी बड़ी डील अगर आती तो वो सबसे पहले ठाकुर इंडस्ट्रीज को ही मिलती थी, जिस वजह से सिन्हा और ठाकुर के बीच में अच्छी खासी दुश्मनी चल रही थी। सिन्हा ग्रुप के मालिक मिस्टर दक्ष सिन्हा, जिनकी उम्र 26 साल की है, यानी कि वो छोटी उम्र में ही बिजनेस के अंदर चले गए थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वे अपनी मां के साथ अकेले रहते थे और 20 साल की उम्र से ही बिजनेस को संभाल रहे हैं। उन्हें नफरत है असीम ठाकुर से, क्योंकि असीम ठाकुर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था, यहां तक कि उन्हें कई बार हरा भी चुका था। वो किसी भी तरह से ठाकुर और उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे ताकि उनकी कंपनी इंडिया में और ज्यादा फेमस हो सके। उन्होंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन वह हमेशा नाकामयाब साबित हुए, क्योंकि उन्होंने टक्कर भी किससे ली है, ग्रेट बिल्डर असीम ठाकुर से, जिसकी नजरें बाज और चील से भी ज्यादा तेज है और जिसका दिमाग बहुत कुटिल, तेज और बेहद खतरनाक है। बिजनेस के मामले में असीम ठाकुर की कोई होड़ नहीं, उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता।
शाम के 5 बज रहे थे। सिंह इंडस्ट्रीज में बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर एक बड़े से ऑफिस के अंदर एक आदमी जिसकी उम्र 26 साल के आसपास थी, वो गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसका पीए उसके सामने नजर झुकाकर खड़ा था। वो आदमी बहुत गुस्से में था और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम सबके सब बेवकूफ हो, किसी काम के नहीं हो। एक डील तुम लोगों से हैंडल नहीं हुई और वो ठाकुर कंपनी को मिल गई और देखो हमें हो गया ना करोड़ों का नुकसान का पाउटिंग। पीए, दक्ष सर हमें माफ कर दीजिए, वो डील काफी हार्ड थी और हमारी समझ से बाहर हो गई थी, इसलिए हम उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाए और वो डील हमारे हाथों से चली गई। दक्ष को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बोला, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो तुम मेरी कंपनी में काम क्यों कर रहे हो, निकल जाओ ना। अगर तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है कि तुम किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सको तो तुम्हें यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। पाउटिंग। दक्ष की बात सुनकर उसका पीए घबरा गया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, सर हमें माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूं आगे से मैं अपना बेस्ट दूंगा और अमेरिका की तरफ से जो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी डील हमें इंडिया आने वाली है वो डेफिनेटली सिन्हा इंडस्ट्रीज को ही मिलेगी, क्योंकि वो इंडिया में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इसलिए हमें वो अमेरिका डील जरूर मिलेगी। दक्ष, अगर वो अमेरिका कंस्ट्रक्शन डील हमें नहीं मिली तो तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथों से गई, इतना समझ लेना तुम। दक्ष की बात सुनकर उसका पीए घबरा गया और कुछ देर बाद वो ऑफिस से बाहर चला गया। दक्ष काफी गुस्से में था, उसका नुकसान पर नुकसान हो रहा था। उसकी वजह सिर्फ असीम ठाकुर था, उसकी वर्किंग स्किल्स थी, उसका तेज दिमाग था। पूरी दुनिया के सामने असीम बिल्कुल पत्थर की तरह रहता था और एकदम गुस्से वाला इंसान। वो सिर्फ श्रीति के सामने ही इतने अच्छे से पेश आता था और श्रीति को उसकी कोई कदर ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जो इंसान उसका पति है वो कितना खतरनाक इंसान है। उसके दो रूप है, एक रूप जो बेहद कोमल है वो सिर्फ श्रीति के सामने है और उसका दूसरा रूप बहुत भयानक है जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिस वजह से सब लोग उससे डरते हैं और बिजनेस के मामले में उससे पंगा कोई भी नहीं लेना चाहता। लेकिन दक्ष उसे टक्कर देना चाहता था, उसे हराना चाहता था, उसकी सारी कंस्ट्रक्शन पावर को हड़पना चाहता था। दक्ष गुस्से से बोला, ये असीम ठाकुर तो अपनी जिंदगी में खुशियां मना रहा है, सुना है इसने शादी कर ली है लेकिन किसी को बताया नहीं है, इसे मैं खुश होते हुए नहीं देख सकता। इसने मेरे करोड़ों का नुकसान करवाया है जो मुझे बर्दाश्त नहीं। यह अमेरिकन कंस्ट्रक्शन वाली डील सिर्फ मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन ये डील ठाकुर इंडस्ट्रीज को नहीं मिलने दूंगा। पाउटिंग। ये है दक्ष सिन्हा, हमारी कहानी के खलनायक। अब इनका कहानी में कैसा योगदान होगा और कितना योगदान होगा वो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये भूल रहे हैं कि यह किस इंसान से टक्कर लेने जा रहे हैं जिसे किसी को बर्बाद करने में पल भर का समय भी नहीं लगता है, जो सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही कोमल हृदय से रहता है, अन्यथा वो सबके सामने एक क्रूर खूंखार जानवर बन जाता है। अब देखते हैं दक्ष और असीम का आमना सामना कितना खतरनाक होता है और कितना तूफान खड़ा करता है। शाम के 6 बजे ठाकुर विला। श्रीति उदास थी, उसकी सास ने उसे मना कर दिया था मायके जाने के लिए, इसलिए कब से को अपने कमरे में बैठी हुई थी और खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। गार्डन में उसे पेड़ों के ऊपर पक्षी दिखाई दे रहे थे, उनकी मधुर आवाज वो सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल चैन नहीं था। जब से उसे पता चला कि उसका छोटा भाई बीमार है वो काफी बेचैन हो रही है उससे मिलने के लिए। श्रीति अपने ख्यालों में गुम थी, तभी उसके कान में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने गौर से नीचे देखा तो बाहर नीचे लॉन में एक बड़ी लग्जरी काले रंग की गाड़ी आकर रुकी और गार्ड आगे आया। उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला तो उसमें से एक हैंडसम और दमदार पर्सनल का आदमी बाहर निकला, जिसने अपने कोट को हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग पकड़ा हुआ था। शर्ट की स्लीव्स किया हुआ था और बेहद आकर्षक तरीके से आगे बढ़ रहा था। तभी वो अपनी जगह पर रुक गया। उसके रुकते ही श्रीति के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसके सामने असीम खड़ा था जो घर आ चुका था। असीम को देखकर श्रीति को बहुत सुकून मिल रहा था, वो कब से उसे याद कर रही थी। असीम अपनी जगह पर ठहर गया था, ये देखकर श्रीति को भी काफी बेचैनी हुई। उसने खिड़की को कसकर पकड़ लिया और एक टक असीम को देखे जा रही थी। असीम ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसे खिड़की पर श्रीति दिखाई दी, जो बेचैनी भरी निगाहों से असीम को ही देख रही थी। असीम भी बेताबी और जुनून उसे देख रहा था। असीम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, उसके दिन भर की थकावट पल भर में गायब हो गई थी जब उसने श्रुति को देख लिया था। लेकिन असीम को एहसास हुआ कि श्रुति बहुत उदास है, लेकिन जब वो ऑफिस में आई थी तब उसका मूड काफी अच्छा था, तो अब उसे क्या हुआ? असीम उसे हैरानी देख रहा था और तेजी से बंगले के अंदर चला गया। असीम को बहुत बेचैनी हो रही थी, वो तेजी से अपने रूम के पास आया और झट से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया तो उसने देखा सामने श्रुति खड़ी उसे बेचैनी से देख रही थी और तेज तेज सांस ले रही थी। श्रुति का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। असीम उसे यूं देखकर और ज्यादा बेचैन हो गया और अपने बैग और कोट को फेंकते हुए शिद्दत से श्रुति की तरफ बढ़ने लगा। श्रुति भी काफी बेचैन हो गई थी, असीम को देखते ही उसे सुकून मिल रहा था। असीम उसके करीब आ रहा था जिससे श्रुति की धड़कनें तेज हो रही थी। असीम उसकी आंखों में शिद्दत से देखते हुए उसके एकदम करीब आ गया और उसने एक झटके से श्रुति को पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। श्रुति के तो होश उड़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे उसे भी सुकून मिलने लगा और उसने भी असीम की पीठ पर अपने हाथ रख दिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे और उनका सीना आपस में मिला हुआ था। दिलों की धड़कनें भी आपस में मिल रही थी। असीम ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो श्रुति को बेहद करीब से महसूस
कर रहा था उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने और कसकर सीधी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे पूरा चिपक गया। अब उन दोनों के बीच में हवा के आप जो कभी जगह नहीं बची थी, इतने करीब थे वह दोनों एक दूसरे के असली स्थिति की बेचैनी को महसूस कर पा रहा था। उसकी पीठ को शैल रहा था। वही सिटी काफी उदास थी। असीम की बाहों में उसे उसकी माँ और भाई से मिलना था। वह काफी परेशान थी, लेकिन असीम की करीब आते उसे बहुत सुकून मिल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी परेशानी अब दूर हो जाएगी क्योंकि असीम आ चुका है। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रहे। कुछ देर बाद असीम ने श्रुति को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थाम कर अपनी आकर्षक आवाज में बोला, क्या हुआ तुम्हें, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? श्रुति ने नामे अपनी गर्दन हिला दी। असीम बहुत बेचैन हो रहा था। उसे श्रुति का यूं उदास होना अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिर से बोला, देखो कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, बस एक बार कहो तो। फायर। श्रुति ने अपनी नजर झुका ली और उदास होकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी हो रही है और अपने घर वालों की याद आ रही है। असीम, तुम्हारे घर वाले यहीं पर तो है। मैं हूँ, तुम्हारी सास ससुर है, हम ही तो तुम्हारे घर वाले हैं। असीम की बात श्रुति बुरी लगी और वो बोली, मेरे मायके वाले भी मेरे घर वाले हैं, मुझे उनकी याद आ रही है। असीम थोड़ा सख्ती से बोला, लेकिन वे इस लायक नहीं है कि तुम उन्हें याद करो, भूल जाओ उन्हें, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें भी उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने ससुराल पर ध्यान दो और खासकर अपने पति पत्नी के रिश्ते पर। फायर। श्रुति को बुरा लगने लगा। उसने असीम को खुद से दूर किया और वहां से बाथरूम के अंदर चली गई। दरवाजे को बंद करने लगी तभी असीम ने दरवाजे को पकड़ लिया और उसे खोलते हुए अंदर आ गया। श्रुति उसे देखकर हैरान रह गई और गुस्से से बोली, ये आप क्या कर रहे हो? अब चैन से मैं नहा भी नहीं सकती क्या? किसी को मेरी भावनाओं की कदर नहीं है, सब लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, फिर चाहे वो मेरे मायके वाले हो या ससुराल वाले हो, कोई मेरा अपना नहीं है। असीम ने श्रुति को पकड़ा और बाथरूम की दीवार से सटा दिया और उसके ऊपर आकर बेहद शिद्दत से बोला, पूरी दुनिया तुम्हारी अपनी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की, तुम्हारे साथ तुम्हारा पति खड़ा है हर कदम पर, जो दिल से तुम्हारी फिक्र करता है बिना किसी स्वार्थ के। फायर। श्रुति ने अपनी नजरें चुरा ली। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे अपने माँ बाप से मिलना था और असीम ने भी कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था इस बात के बारे में। असीम उसके नाराज चेहरे को देख रहा था। वो उससे दूर हुआ और उसने बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ये देखकर श्रुति थोड़ी हैरान रह गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाना है। असीम आकर्षक तरीके से बोला, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें नहाना है, तो तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो? श्रुति, तो आप बाहर चले जाइए। असीम, मुझे भी नहाना है। स्माइल विद हॉर्न्स। श्रुति, तो ठीक है, मुझे बाहर जाने दीजिए। असीम, अरे अभी तो तुमने कहा कि नहाना है, तो तुम बाहर क्यों जाओगी? स्माइल विद हॉर्न्स। श्रुति परेशान होकर बोली, मैं आपके सामने नहीं नहा सकती, इसलिए आप बाहर जाइए। असीम कातिल मुस्कान लिए बोला, तुम्हें मेरे सामने ही नहाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे सामने नहा लूंगा। अरे हम दोनों पति पत्नी हैं, इतना तो चलता है हमारे बीच में। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति के गाल लाल हो गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक से उसने देखा कि असीम अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। ये देखकर श्रुति ने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया और हड़बड़ा कर बोली, हे भगवान, मिस्टर ठाकुर, ये आप क्या कर रहे हो? थोड़ी तो शर्म रखो, मुझे बाहर जाने दो, फिर नहा लेना। असीम, मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं आती, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे सामने, प्रॉब्लम तुम्हें है, मुझे नहीं। फायर। इतना कहकर असीम ने अपनी शर्ट खोल दी और हैंगर पर लटका दी। असीम का आकर्षक और खुला सीना श्रुति के सामने था। श्रुति की धड़कन तेज हो रही थी। असीम के सीने को देखकर वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। श्रुति की सांसें तेज होने लगी थी। असीम उसे बेहद नशे से देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। श्रुति पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दीवार के सिवाय और कुछ भी नहीं था। श्रुति घबरा रही थी। असीम उसके पास आ रहा था, वो भी उसे बेहद आकर्षक तरीके से देखते हुए। श्रुति खुद में सिमटती जा रही थी और असीम उसके एकदम करीब पहुंच गया। पास में आते ही उसने श्रुति के पेट पर हाथ रखा और उसे मसलने लगा। श्रुति के रोंगटे खड़े हो गए और गलती से उसने अपना एक हाथ असीम के कंधे पर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। असीम ने श्रुति के हाथ को चूम लिया जो उसने उसके कंधे पर रखा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और असीम उसके चेहरे को नशे से देखते हुए उसके पेट को मसल रहा था। असीम उसके पेट को मसल रहा था और श्रुति आकर्षित हो रही थी। आंखें बंद करके वो असीम की छुअन को महसूस कर रही थी। असीम उसके और पास आया और उसने श्रुति की कमर को पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और दीवार से सटा दिया और अपना मुंह श्रुति के पैरों में रगड़ने लगा। श्रुति की हालात खराब हो रही थी। असीम बहुत अजीब और खतरनाक तरीके से उसके साथ पेश आ रहा था, जो श्रुति के लिए पहली बार था। उसने श्रुति को वापस जमीन पर उतार दिया। असीम नीचे झुक गया, सीधी तेज तेज सांस लेते हुए उसे देख रही थी। असीम ने श्रुति के पल्लू को थोड़ा सा हटाया। श्रुति की सांस और तेज चलने लगी। असीम को श्रुति का गोरा सा पेट दिखाई दिया, जिसे देखकर वो और ज्यादा आकर्षित हो गया। उसने अपने हाथ श्रुति के पेट पर रख दिए। श्रुति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बेहद तेजी से सांस लेने लगी। असीम उसके पेट को चूमे जा रहा था और उसके अंदर घुसा जा रहा था।
श्रीति के हाथ असीम के बालों में चलने लगे। दोनों को ही होश नहीं था, दोनों एक दूसरे को पाने की तलब में मदहोश हो चुके थे। असीम रुका, उसने श्रीति के पैरों को देखा और उसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगा, लेकिन तभी श्रीति झट से वहां से हट गई और असीम की तरफ पीठ करके तेजी से सांस लेने लगी। असीम नशे में चूर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। असीम ने श्रीति के बालों को एक तरफ किया और पीछे से उसकी पीठ को चूमने लगा। श्रीति की हालत खराब हो रही थी, उसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन वो बहुत शर्मा रही थी। असीम दीवानों की तरह उसकी पीठ को चूम रहा था, अब उसकी गले तक पहुंच गया था और असीम ने उसके गले को हल्के से काट लिया। श्रीति के मुंह से हसीन दर्द भरी आवाज निकली, जिसे सुनकर असीम और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने श्रीति को कसकर अपनी बाहों में दबोच लिया और पागलों की तरह उसके गले को चूमने लगा। श्रीति और असीम अपने होश खो रहे थे, क्योंकि दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। असीम उसे पागलों की तरह चूम रहा था, वो आज रुकना भी नहीं चाहता था। वो श्रीति के पीछे खड़ा था, उसने सिटी के पल्लू को झट से उसके बदन से अलग कर दिया। श्रीति के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो असीम की तरफ मुड़े कि वो सिर्फ ब्लाउज के अंदर थी। असीम उसे अपनी तरफ घुमाने लगा, लेकिन श्रीति नहीं घूमना चाहती थी। तभी असीम ने उसे झट से उसे अपनी तरफ घुमा दिया तो श्रीति झट से असीम के गले लग गई और उसने असीम के गले में अपना मुंह छुपा लिया। असीम ने भी श्रीति को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, उसके बालों की महक लेने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, अपने अंदर उतार रहे थे। कुछ देर बाद असीम ने श्रीति को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे बाथरूम से बाहर निकल आया। श्रीति भी उसकी आंखों में देख रही थी, उसके ऊपर भी नशा छा चुका था, वह भी आज असीम के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। असीम श्रीति को लेकर कमरे में आया, उसने उसको बेड पर लिटा दिया। श्रीति बहुत तेज सांसें ले रही थी, उसका बदन बहुत ज्यादा आकर्षित हो चुका था और रोंगटे खड़े हो चुके थे। असीम बेड के पास खड़ा श्रीति को नशे से देख रहा था, दोनों की आंखों में चिंगारी दिख रही थी एक दूसरे को पाने की। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। काफी देर तक असीम श्रीति ऐसे ही देखता रहा, अब श्रीति से रहा नहीं गया। उसने अपनी आंखें बंद की और तेज सांस लेते हुए बोली, रुकिए मत प्लीज। श्रीति के इतना कहते हैं असीम पागल सा हो गया, उसने अपनी पेंट का बेल्ट निकाला और जमीन पर फेंक दिया और सीधा बेड के ऊपर चढ़ आया। असीम श्रीति के ऊपर था और श्रीति उसके नीचे। असीम के होठ जैसे ही श्रीति के होठों के करीब जाने लगे, तभी श्रीति अपना चेहरा मोड़ लिया। असीम के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान, वो उसने उसके गाल को चूम लिया और फिर उसके गले में घुस गया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। श्रीति के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, क्योंकि असीम उसके गले को काट रहा था, चूम रहा था। श्रीति ने कसकर चादर को पकड़ा हुआ था। जिस इंसान से वो दूर भागती है, आज उसी के पास खुद से जा रही थी। दोनों को कोई होश नहीं था। असीम उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था और श्रीति ने चादर को कसकर पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे असीम उसे चूमते हुए नीचे जाने लगा, उसके ब्लाउज को चूमा और उसको खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्रीति ने उसे खुद से दूर किया तो असीम श्रीति के पेट पर पहुंच गया और उसे चूमने लगा। सीधी के पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो चुके थे। असीम धीरे धीरे और नीचे जाने लगा और सीधा उसके पैर के पास आ गया। उसने श्रीति के दोनों पैरों को अपने हाथ में ले लिया और उसके पैर को अपने चेहरे पर बेहद आकर्षक तरीके से रगड़ने लगा। श्रीति पलंग पर पड़ी हुई तेजी से सांस ले रही थी, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। असीम ने उसके पैरों को चूमा और चूमते हुए आगे बढ़ने लगा, उसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगा और उसने उसकी साड़ी को घुटनों तक कर दिया था और वापस से वह श्रीति के ऊपर आ गया। उसने श्रीति को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन तभी शर्म के मारे श्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऐसा करते ही असीम ने श्रीति के गाल को काट लिया और नशे से बोला, अपनी आंखें खोलो और देखो, इस पूरे मंजर को कुछ भी चूकना नहीं चाहिए। फायर। श्रीति ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली तो असीम ने उसकी ठुड्डी को काट लिया और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। श्रीति ने असीम को कसकर पकड़ा हुआ था, दोनों एक दूसरे के बाहों में कैद थे। श्रीति ने इस बार भी आंखें नहीं खोली तो असीम ने उसके होठों पर अपने होंठ हल्के से रख दिए। में एक झटके में श्रीति की पूरी दुनिया बदल गई थी। उसे असीम के होंठ महसूस हो रहे थे, उसकी दाढ़ी, उसकी मूंछ उसे चुभ रही थी। असीम उसके होठों को चूमता है। इससे पहले श्रीति ने अपने चेहरा मोड़ लिया और असीम को खुद से दूर कर लिया। असीम दीवानों की तरह उसे देख रहा था और श्रीति ने तकिए में अपना मुंह घुसा लिया था। असीम उसके पास आया, उसने पीछे से उसे को पकड़ लिया और उसके ब्लाउज की डोर को एक झटके में खोल दिया और धीरे धीरे उसके हुक को भी खोलने लगा। श्रीति की पूरी पीठ असीम के सामने थे, अब बस ब्लाउज उतारने की देरी थी। असीम उसके ब्लाउज को उतारने लगा, तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। श्रीति को एक झटका सा लगा और वह वापस अपने होश में आ गई। वही असीम के ऊपर गुस्सा सवार हो गया। आज तो हद पार हो गई थी। वो श्रीति के साथ आगे बढ़ रहा था अपने रिश्ते में और वो दोनों एक दूसरे को पाना चाहते थे, लेकिन तभी किसी ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। असीम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं दिया और वापस श्रीति की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तब तक वो बेड से उठ गई और तेजी से बाथरूम के अंदर भाग गई और उसने बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। असीम को बहुत गुस्सा आ रहा था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था उसने जो गेट पर खड़ा था। असीम ने गुस्से से बेड पर मुक्का मारा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने शर्ट पहनी और दरवाजे को खोल तो सामने शीला जी खड़ी थी।
असीम को अपनी मां पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी वजह से उसका इतना हसीन पल बर्बाद हो गया था। अब पता नहीं श्रुति मानेगी भी या नहीं। असीम गुस्से से शीला जी को देख रहा था। सभी शीला जी बोली, इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं तो तुम दोनों को डिनर के लिए बुलाने आई हूँ। सभी नौकर डरते हैं तुम्हारे कमरे के आसपास आने से। कहते हैं कि जब भी हम कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं तो छोटे ठाकुर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं आई हूँ तुम दोनों को बुलाने के लिए। डिनर रेडी है और तुम्हारे पापा कब से वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम दोनों नीचे आ जाओ। इतना कहकर शीला जी वहां से चली गई। असीम ने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और जैसे ही मुड़ा तभी उसे श्रुति दिखाई दे जो बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर शर्म साफ साफ दिख रही थी, उसके गाल भी लाल हो चुके थे। असीम से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। असीम उसके पास आया, उससे जैसे ही बात करने लगा तभी श्रुति वहां से हट गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई और अपने बालों को ठीक करने लगी। असीम उसके पीछे खड़ा हो गया और कांच में उसे देखते हुए बोला, अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ गलत नहीं किया हमने जो तुम इस तरह से नजरें झुकाकर चल रही हो। फायर। श्रुति धीमी आवाज में बोली, मैंने कब कहा कि हमने गलत किया है, लेकिन शायद गलत वक्त पर जरूर किया है। फायर। इतना कहकर श्रुति ने आव देखा ना ताव सीधा कमरे से बाहर चली गई। उसकी बात सुनकर असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपने बालों में अपना हाथ फेरा और दीवानगी से बोला, इसे मैं हरी झंडी समझूं या नहीं? स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहकर असीम भी कमरे से बाहर निकल गया। श्रुति नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि डाइनिंग एरिया में अमर जी बैठे हुए थे और शीला जी भी उनके बगल में बैठी थी। श्रुति उनके पास दोनों को गुड इवनिंग कहा। शीला जी उसे देखने लगी तभी उनकी नजर श्रुति के गले पर पड़ी जहां पर गहरे लाल निशान दिख रहे थे। शीला जी समझ रही थी कि यह कैसे निशान है। उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन श्रुति को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, उसके निशान सरेआम सबको दिखाई दे रहे हैं। शीला जी अपनी जगह से खड़ी हुई और श्रुति के पास आए। उन्होंने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ किचन के अंदर ले जाने लगी। श्रुति काफी हैरान थी कि अब उसने क्या किया। शीला जी को ऐसा करते हुए असीम ने देख लिया था। उसे तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी श्रुति के साथ गलत व्यवहार करे। असीम तेजी से उस तरफ आया, लेकिन तब तक शीला जी श्रुति को लेकर किचन के अंदर चली गई थी। असीम को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह भी किचन के अंदर जाने लगा तभी अमर जी ने उसे रोक लिया और कहा, चलो बैठ जाओ, डिनर करते हैं, उसके बाद मुझे बिजनेस रिलेटेड तुमसे कुछ डिस्कशन करना है। असीम श्रुति के पास जाना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने पापा के पास बैठना होगा। वो चेयर पर बैठ गया। शीला जी श्रुति को लेकर किचन के अंदर आए। उन्होंने सभी सर्वेंट्स को खाना लेकर बाहर भेज दिया और सर्व करने के लिए कह दिया। श्रुति हैरानी से अपनी सास को देख रही थी तभी शीला जी ने उसके गले पर हाथ रखा और बोली, ये सब क्या है? श्रुति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो हैरानी से बोली, क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी जी, क्या गलती हो गई है मुझसे? शीला जी बोली, गलती की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे गले पर जो ये लाल निशान दिख रहे हैं ना, इन्हें जरा छुपा कर रखो। थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? अगर अमर जी देख लेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? देखो कितने ज्यादा निशान हैं और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। शीला जी की बात सुनकर श्रुति शर्मसार हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब पेंसिव फेस। शीला जी, कैसे पता नहीं चला तुम्हें? तुम आजकल की लड़कियां खुद को दिन भर आईने में देखती रहती हो, तो यह निशान नहीं दिखाई दिए, या फिर यूं कहो ना कि यह निशान अभी अभी ही बने हैं। श्रुति ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। शीला जी ने गहरी सांस ली और बोली, ये सब गलत नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्ग देखे तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ध्यान रखा करो। तुम और असीम अकेले नहीं रहते हो घर के अंदर, जो तुम किसी भी तरह घूमोगी, आगे से ध्यान रखना। श्रुति ने हाँ कह दिया और शीला जी उसे देखते हुए किचन से बाहर चली गई। श्रुति को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? उसे अपने गले पर बने निशान कैसे दिखाई नहीं दिए? अब वो क्या करे और कैसे शीला जी से अपनी नजरें मिलाए? शीला जी गलत नहीं थी, श्रुति को ध्यान रखना चाहिए था। शीला जी किचन से बाहर डाइनिंग एरिया में आई और अपनी चेयर पर बैठ गई। असीम उन्हें ही देख रहा था। उसे पता था कि उन्होंने श्रुति को कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा। असीम उनसे पूछना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो कुछ भी कहेगा तो शीला जी बात का बतंगड़ बना देगी, इसलिए असीम अपने पिताजी से बात करता रहा। कुछ ही देर में शीला जी बोली कि अब खाना शुरू करते हैं। असीम अपनी दमदार आवाज में बोला, श्रुति कहाँ है? शीला जी, वो किचन के अंदर है। असीम, तो उसे भी बुला लीजिए डिनर के लिए, वह भी इंसान ही है। शीला जी, तो मैंने कब कहा कि वो इंसान नहीं है? किचन में कुछ काम कर रही होगी, इसलिए अभी तक नहीं आए। इतना कहकर शीला जी ने सर्वेंट से श्रुति को बुलवाने के लिए कह दिया। असीम गौर से अपनी मां को देख रहा था। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। असीम बहुत अच्छे से जानता था अपनी मां के बर्ताव को। असीम को ये फिक्र थी कि कहीं उन्होंने श्रुति को कुछ कहना दिया हो और वो बुरा मानकर रोना रही हो। सर्वेंट श्रुति को बुलाकर वापस बाहर आ गया। श्रुति की हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर जा पाए, उसे अपनी सास से शर्म आ रही थी। उसने अपना पल्लू लिया और उसे कुछ इस तरह से अपने गले से ढक लिया जिससे कि उसके गले के निशान नहीं दिख रहे थे। श्रुति ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए किचन से बाहर आ गई। वह धीमे कदमों से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगी।
असीम ने उसकी तरफ देखा और उसे घूरने लगा। वह देखना चाहता था कि कहीं श्रुति रो तो नहीं रही है या वो दुखी तो नहीं है। श्रुति उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। शीला जी ने उसे घूरा और देखा कि उसने अपने निशान को अपने पल्लू से ढक लिया था। शीला जी ने गहरी सांस ली और डिनर करने लगी। श्रुति को चुपचाप खड़ा देखकर असीम थोड़ा रौब से बोला, तुम्हें अलग से इनविटेशन नहीं दिया जाएगा खाना खाने के लिए। भूलो मत, तुम इस घर की मेंबर हो और बार बार कहना सही नहीं होता कि खाना खा लो, खाना खा लो। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति झेप गई। असीम को गुस्सा आ रहा था। ये बात श्रुति को पता चल गई थी, इसलिए वो चुपचाप चेयर पर बैठ गई और डिनर करने लगी। असीम उसे बेताबी से देख रहा था। उसे डिनर करने की इच्छा नहीं हो रही थी। अचानक से इस लड़की को क्या हुआ था और उसने इस तरह से पल्लू क्यों ढका हुआ था? असीम के व्यवहार को देखकर अमर जी बोले, असीम ये बात तुम आराम से भी उससे कह सकते थे कि डिनर कर लो। वो भी नई नई आई है, उसे वक्त लगेगा हमारे अनुसार ढलने में। इस तरह से गुस्सा करेंगे तो वो डर जाएगी। देखो, एक बच्ची ही है वह। अमर जी की बात सुनकर शीला जी ने श्रुति की तरफ देखा और कहा, इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है कि इसे कुछ पता ना चले। 21-22 साल की तो होगी ही। अमर जी, 21-22 साल की लड़की बच्ची ही होती है? ये तो इसकी शादी जल्दी हो गई, वरना आजकल तो लड़कियां थोड़ा देरी से ही शादी करती है। अमर जी और शीला जी आपस में डिस्कशन कर रहे थे और असीम अपने बेताब और जुनूनी निगाहों से श्रुति को देख रहा था, जो चुप चुप कब से डिनर कर रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, और वह लगातार खाना खा रही थी। उसका यह अजीब बर्ताव देखकर असीम को सब कुछ समझ आ गया था कि पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। असीम को अपनी मां के ऊपर गुस्सा आ रहा था। एक हंसती खेलती लड़की का मूड खराब कर दिया था उन्होंने। कुछ देर पहले ये लड़की कितनी खुश थी और जो बात कहकर वो कमरे से बाहर निकली थी, उसे सुनकर असीम को उन दोनों के रिश्ते में एक नई उम्मीद नजर आई थी। लेकिन अब ये लड़की कितनी उदास सी बैठी है और एकदम खामोश है, किसी से कुछ नहीं कह रही है। पता नहीं शीला जी ने ऐसा क्या कहा होगा श्रुति से। कुछ देर बाद उन सब ने डिनर कर लिया। श्रुति सबसे पहले चेयर से खड़ी होकर तुरंत किचन के अंदर चली गई। उसे ऐसा करता देख असीम को और गुस्सा आने लगा। अमर जी डिनर करने के बाद हॉल में जाकर सोफे बैठ गए और शीला जी उनके पास में बैठ गई। लेकिन असीम वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और किचन के अंदर चला गया, जहां पर सर्वेंट भी थे। उसने देखा कि श्रुति किचन की स्लैब के पास खड़ी होकर कोई काम कर रही थी। असीम उसके पास आया और थोड़ा गुस्से से बोला, ये सब क्या है? तुम इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे या तुम किसी बात से परेशान हो? फायर। श्रुति बिना उसे देखे अपनी धीमी आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मुझे काम करने दीजिए। इतना कहकर श्रुति अपना काम करने लगी। तभी असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से बोला, काम होता रहेगा, पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, तुम्हारे लिए ठीक से खाना नहीं खा पाया तुम्हारी वजह से। पाउटिंग। श्रुति, तो खा लीजिए ना। खाना मैंने कब मना किया? आपने खाना नहीं खाया, उसका इल्जाम आप मुझ पर मत लगाइए। असीम को और गुस्सा आने लगा। उसने अपने आसपास देखा तो वह सर्वेंट खड़े थे। वो गुस्से से बोला, सबके सब बाहर चले जाओ। पाउटिंग। तभी श्रुति बोली, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही बाहर चली जाती हूँ। इतना कहकर श्रुति ने अपना हाथ छुड़ा लिया और तेजी से किचन से बाहर चले आई और वहां से सीधा हॉल में आ गई। उसने शीला जी को और अमर जी को गुड नाइट कहा और तेजी से अपने कमरे के अंदर चली गई। असीम को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वह भी किचन से बाहर आया और बिना किसी से कुछ कहे सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। अमर जी और शीला जी उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन अब पति पत्नी के बीच में बोलना सही नहीं होता। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। श्रुति कमरे के अंदर आई। वह जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, तभी असीम वहां पहुंच गया और उसने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। श्रुति दरवाजे को अंदर से बंद करने की पूरी कोशिश कर रही थी और असीम उसकी आंखों में गुस्से से देखा हुआ दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। असीम बोला, छोड़ दो दरवाजे को, क्योंकि अगर मैंने अपनी ताकत लगाई तो तुम जमीन पर गिर जाओगी। पाउटिंग। श्रुति, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अंदर मत आए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। असीम गुस्से से बोला, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। तुमसे पूछ रहा हूं ना, बात क्या है तो मुझे बताओ, दिमाग खराब मत करो मेरा। पाउटिंग। श्रुति कुछ नहीं बोली, उसने दरवाजे को छोड़ दिया। असीम कमरे के अंदर आया, उसे दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और जैसे ही श्रुति का हाथ पकड़ने लगा, श्रुति वहां से दूर चली गई। असीम को और गुस्सा आया, ये लड़की उससे दूर क्यों जा रही थी बार बार। इस बार असीम तेजी से उसके पास आया। उसने श्रुति को पकड़कर दीवार से सटा दिया और गुस्से से बोला, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, श्रुति हो क्या रहा है? अब मुझे बताओ कि माँ ने तुमसे क्या कहा? उनके कहने के बाद से ही तुम्हारा मूड खराब हुआ है। पाउटिंग। असीम की मां सुनकर श्रुति ने अपनी नजर झुका ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर असीम का गुस्सा कम होने लगा और वह बेताबी से श्रुति को देख रहा था। धीरे धीरे श्रुति रोने लगी और जमीन पर बैठने लगी। श्रुति जमीन पर बैठ गई और असीम भी उसका हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। श्रुति की खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे और असीम बहुत परेशान हो रहा था। उसके लिए उसे बेताबी से देख रहा था। वो श्रुति को रोते हुए नहीं देख सकता था। असीम ने श्रुति के चेहरे को थामा और कहा,
देखो मैं शांति से बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। कसम खाकर कहता हूँ अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, चाहे फिर वह मेरी माँ भी क्यों ना हो। फायर। असीम की बात सुनकर श्रुति ने असीम के होठों पर अपना हाथ रख दिया और रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए अपनी माँ के बारे में, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा मुझसे। जो भी कहा एकदम सही, सब मेरी ही गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैं इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हूँ। ये तो अच्छा हुआ जो मम्मी जी ने देखा, लेकिन अगर पापा जी देख लेते तो हम दोनों की इज्जत क्या होता। श्रुति की बात सुनकर असीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, श्रुति पूरी बात क्लियर करके बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। श्रुति ने असीम को सब कुछ बता दिया और वो बोली, अगर आपने मुझे ऐसे निशान दिए तो मुझे बताना चाहिए था ना, क्योंकि तो आप मुझे देखते रहते तो आपको पता ही होगा कि मेरे गले पर निशान बने हुए हैं। मैं बेवकूफ खुद को कांच में देखा लेकिन गले को नहीं देखा, तो मुझे पता भी नहीं चला और मम्मी जी ने देख लिया और बड़ों के सामने तरीके से रहना पड़ता है। श्रुति की बात सुनकर असीम श्रुति के गले को देखने लगा जहां पर सच में निशान बने हुए थे जो असीम ने उसे दिए थे। असीम ने गहरी सांस ली और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, देखो लड़की, शादी हमारी पहली बार हुई है और यह सभी हमारे बीच में पहली बार ही हुआ है और आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन माँ बीच में आ गई। सब कुछ नया है हम दोनों के लिए और पहली बार है तो समझने में हमें भी वक्त लगेगा, इसलिए दूसरों को भी समझना चाहिए कि जब कोई चीज जिंदगी में पहली बार होती है तो इंसान से लापरवाही होती रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है। तुम्हें खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तुमसे कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, बात यहीं पर खत्म होती है। बात को लेकर बैठने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आराम से नीचे बैठी है, यहाँ तुम रो रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुल मिलाकर नुकसान सिर्फ हम दोनों को हो रहा है। रोना बंद कर दो और आगे बढ़ना सीखो, वहीं पर अटकने से कभी कुछ मिलता नहीं है। फायर। असीम की बात श्रुति के दिमाग में घुस रही थी, वो सही तो कह रहा था, बार बार रोने से क्या होगा, जब गलती हो गई और तुमने माफी मांग ली तो बात वहीं पर खत्म हो गई और आगे से उसे बात का हमें ध्यान रखना होगा। श्रुति खामोश सी बैठी होकर असीम के चेहरे को देख रही थी, उसे समझ आ रहा था कि वह इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसी चीज को हद से ज्यादा दिमाग में नहीं लेता है, लेकिन कुटिलता और चालाकी इसके अंदर कूट कूट कर भरी है। जाने और कितने रूप श्रुति को असीम के देखने के मिलेंगे। श्रुति चुपचाप से देख रही थी, तभी असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके पल्लू को गले से हटाते हुए बोला, अब तो धकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। श्रुति नजरें झुकाकर बोली, आप तो यहीं पर है ना, और मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म सिर्फ आपसे आती है। श्रुति की बात सुनकर असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, वो उसके करीब आने लगा और बेहद करीब आ गया। श्रुति शर्माने लगी, उसकी सांसें तेज होने लगी। असीम ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, मुझसे शर्माओगी तो आगे कैसे बढ़ोगी, बहुत कुछ तुम मेरे साथ ही करना है। स्माइल विद हॉर्न्स। असीम के रोंगटे खड़े हो गए। श्रुति ने उसे धक्का दिया, फटाफट से बाथरूम के अंदर भाग गई। असीम उसे नशे से देखने लगा। कुछ देर बाद असीम अपने कमरे से बाहर आया और सीधा नीचे हॉल में आ गया जहां पर उसकी माँ और उसके पिताजी बैठे हुए थे। असीम उनके पास जाकर सोफे पर बैठ गया और अपनी माँ को घूरने लगा। शीला जी को पता था कि श्रुति ने पक्का असीम से उनकी शिकायत की होगी और असीम अब उनसे से लड़ाई करने आया है। शीला जी बोली, अमर जी काफी रात हो गई है, अब आप जाकर सो जाइए, आपको आराम करना चाहिए। अमर जी अपनी जगह से खड़े हो गए और उन दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे के अंदर सोने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद शीला जी बोली, कहो बेटा, क्या शिकायत की है तुम्हारी बीवी ने मेरी तुमसे? असीम, जैसा आप सोचती हैं वैसी नहीं है मेरी श्रुति। शीला जी, अच्छी बात है, जैसी मैं सोचती हूँ, अगर वो वैसी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये उसके लिए ही अच्छा होगा। असीम, उसके लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा वह मैं देखता रहूंगा, मैं हूं ना उसके लिए। फिलहाल आपसे जरूरी बात करनी है माँ। शीला जी, मेरे मना करने के बाद भी तुम रुकोगे तो नहीं तो कहो। असीम अपनी दमदार आवाज में बोला, उससे गलती हुई पर वो इतनी बड़ी भी नहीं थी जिस वजह से वो इतनी रो रही है। शीला जी, वो रो रही है इसका मतलब वो कमजोर लड़की है, मैंने उसे शांति से सब कुछ समझाया है, उसके साथ लड़ाई नहीं की। माना मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सख्त था, पर क्या वो इतनी भी सख्ती सहन नहीं कर सकती जो उसे रोना आ गया? असीम, जैसा कि थोड़ी देर पहले पापा ने कहा था कि वो बच्ची है, कोई उसे डांटेगा, उस पर चिल्लाएगा तो वो कैसे सहन करेगी? फायर। शीला जी, तो फिर तुम्हें भी अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो तुम उस पर गुस्सा करते हो। असीम, गुस्सा करता हूँ हक से, लेकिन आपकी तरह उसे हीन भावना से पेश नहीं आता हूँ। उसके साथ बीवी है, वो मेरी फिक्र करता हूँ मैं उसकी, और ये बात मुझे दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। फायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।